हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एज्योर लोड बैलेंसर। सो एज्योर लोड बैलेंसर क्या होता है, क्या इसका पर्पस है और किस तरीके से हम इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक भी मेंशन कर दूंगा जिसके थ्रू आप फर्दर इसको समझ सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक थ्योरी कि एज्योर लोड बैलेंसर क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा एज्योर लोड बैलेंसर इज अ क्लाउड सर्विस, राइट। सो एज्योर लोड बैलेंसर इज अ क्लाउड सर्विस that distributes incoming network traffic across backend virtual machines और virtual machine scale sets। तो virtual machine scale set या फिर virtual machines पे जब आपको ट्रैफिक को लोड बैलेंस करना है, मतलब कि इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है sharmaIT.com, टेक एन एग्जांपल, राइट। ये वेबसाइट आपकी इस मशीन पे चल रही है, इस मशीन पे भी चल रही है और इस मशीन पे, ये तीनों मशीन्स सेम ही वेबसाइट को होस्ट कर रही हैं। अब तीन मशीन्स क्यों लिए हमने? तीन मशीन इसलिए लिए कि इन केस अगर इस मशीन के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टिल हमारी वेबसाइट अप एंड रनिंग रहेगी विद द हेल्प ऑफ दीज टू मशीन्स, ठीक है। तो हमको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरा जो यूजर है वो क्या करता है, यूजर बेसिकली sharmaIT.com भरता है अपने वेब ब्राउजर पे और उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली इन तीनों सर्वर में से किसी एक पे पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके लिए हम यहाँ पे एक लोड बैलेंसर सेटअप करते हैं, लोड बैलेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि sharmaIT.com जो होगा, कोई भी अगर sharmaIT.com पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट हमारी लोड बैलेंसर पे जाएगी और लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को देखेगा और उस रिक्वेस्ट के बेस पे डिसाइड करेगा कि मैं बैकएंड में किस सर्वर के ऊपर ये रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक लोड बैलेंसर काम करता है, जिसका काम कुछ नहीं है, जिसका काम है जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको देखना और रिक्वेस्ट को देख के समझ के पीछे जितने भी सर्वर हैं उनमें से किसी एक सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना। अब इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है? इसका बेनिफिट सबसे पहले तो हमको ये मिलता है कि भाई आपका एक सर्वर जो है ओवरवर्क नहीं करेगा। मतलब ऐसे नहीं कि सारी की सारी रिक्वेस्ट अगर एक ही सर्वर पे जा रही हैं तो इससे क्या होगा कि बाकी दो सर्वर्स आपके यूज नहीं हो रहे और पहले सर्वर पे जो है लोड बढ़ जाएगा, तो आपको वो लोड बढ़ना ही नहीं देना एक सर्वर पे, राइट। तो इसलिए हम उसको लोड बैलेंसिंग की हेल्प से मल्टीपल सर्वर्स पे आपका ट्रैफिक बैलेंस कर देते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी लोड बैलेंसर की सिंपल ही है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई हैं मैंने, वर्चुअल मशीन्स एंड वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स। तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वर्चुअल मशीन्स के सेक्शन के अंदर, बट आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे लोड बैलेंसर जो है आपका वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स के साथ आप ऑटो स्केलिंग अनेबल कर सकते हो कि मान लो अगर ट्रैफिक हाई है आपकी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली नए सर्वर बना दो, अगर ट्रैफिक लो है आपकी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली नए सर्वर को घटा के कम सर्वर बना दो, इससे ताकि आप अपना पैसा भी बचा सको, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्या करेगा, आपका मल्टीपल सर्वर स्पिन अप करता जा रहा है बैकएंड में, तो पर आपको एज एन एडमिन कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लोड बैलेंसर पड़ा है जो ऑटोमेटिकली आपके नए स्पिन अप वर्चुअल मशीन स्किल सेट की हेल्प से जो नए स्पिन अप हुए हैं आपकी मशीन्स, उन पे ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर करता है, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए वर्चुअल मशीन स्किल सेट के साथ आप ज़्यादा देखोगे इसको प्रोडक्शन के अंदर। यूजली वर्चुअल मशीन्स के साथ आप टेस्टिंग वगैरह करते हो, डेवलपमेंट में देखोगे, बट वर्चुअल मशीन स्किल सेट इज वन ऑफ द थिंग्स जो गो टू होती है लोड बैलेंसर के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्चुअल मशीन के साथ नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने एज्योर लोड बैलेंसर सेटअप करना और आपको कोई सिनेरियो दे दिया तो उसके अंदर आपको उस सिनेरियो के बेस पे बताना पड़ेगा कि आप वर्चुअल मशीन स्किल सेट चूज करना चाहोगे या वर्चुअल मशीन्स, राइट। ये वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नीचे की फीचर्स आते हैं हमारे। की फीचर्स क्या है? सबसे पहला आ जाता है हमारा हाई अवेलेबिलिटी, राइट। हाई अवेलेबिलिटी है लोड बैलेंसर की। अब हाई अवेलेबिलिटी क्यों है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ एक बार अपनी स्लाइड को और दोबारा समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपका जो लोड बैलेंसर है ना, ये जो लोड बैलेंसर है ये एक सर्विस है, मैनेज्ड सर्विस। इसके अंदर आपको कोई मशीन सेटअप नहीं करनी, कोई कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल नहीं करनी,
ये सब कुछ आपके लिए एज्योर करता है। आपको सिर्फ एज्योर पोर्टल पे जाना है और बोलना है कि भाई मेरे को ये लोड बैलेंसर सेटअप करना है और ये उसकी सेटिंग्स होनी चाहिए। सेटिंग से मेरा मतलब कि ये लोड बैलेंसर इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, ये लोड बैलेंसर इस सबनेट के अंदर होना चाहिए, ये चीज़ें आप बताते हो। बाकी बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में ये लोड बैलेंसर आपका एज्योर मैनेज करता है। मतलब एज्योर क्या करेगा, एज्योर एक अपनी वर्चुअल मशीन को सेटअप कर देगा, उसके ऊपर आपकी लोड बैलेंसिंग वाली सर्विस इंस्टॉल कर देगा। बट फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला जो पार्ट है ना ये हिडन होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अंडरनीथ लिनक्स चल रहा है, विंडोज चल रही है लोड बैलेंसर के नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड, क्योंकि ये एज्योर मैनेज कर रहा है तो एज्योर की लोड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका लोड बैलेंसर एवरी टाइम अप एंड रनिंग हो, ऐसे ना हो कि वो पावर ऑफ हो गया। तो इसलिए ये हाई अवेलेबिलिटी आती है आपकी। ठीक है, की फीचर है इसका कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कभी लोड बढ़ गया तो आपका लोड बैलेंसर शट डाउन हो जाएगा। नहीं, ये आपकी एज्योर संभालेगा, एज्योर की हेडेक है। ठीक है। सेकंड, आपका अगर कोई अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है, अगर आपका लोड बैलेंसर किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है और उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है फॉर वट एवर रीजन, तो आपका लोड बैलेंसर जो है डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में सेटअप कर दिया जाएगा बाय एज्योर। आपको कुछ स्पेशल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपकी हाई अवेलेबिलिटी काम करती है। सेकंड होती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का काम क्या है कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आपका लोड बैलेंसर हैंडल कर सकता है। इसके लिए भी कोई आपको स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली आपको फीचर मिलता है। ठीक है, कि मिलियंस आपका लोड बैलेंसर जो होगा इतना पावरफुल होगा जब आप उसको एज अ सर्विस यूज करते हो कि वो ऑटोमेटिकली मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो आपको कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। थर्ड, आपको मिलता है लो लेटेंसी। पास थ्रू लोड बैलेंसिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, अल्ट्रा फ्लो लेटेंसी बोलता है जिसको एज्योर। तो ये आपको फीचर मिलता है। थर्ड आपको फोर्थ है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, सपोर्ट फॉर मल्टीपल पोर्ट्स, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस और बोथ। ठीक है, मतलब लोड बैलेंसर के ऊपर मल्टीपल आईपीस, मल्टीपल पोर्ट्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और लास्ट आपका आता है हेल्थ एंड मॉनिटरिंग। मतलब कि आप इसके ऊपर मॉनिटरिंग और इसकी हेल्थ चेकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इसको रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हो कि अच्छा बैक एंड में एज्योर ने लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर की है, जो कब आपका लोड बैलेंसर के अंदर कोई दिक्कत आई, राइट, या कितना आपके लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ रहा है, या कितना आपके लोड बैलेंसर ट्रैफिक को ड्रॉप कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो रियल टाइम के अंदर। तो ये आपको एक की फीचर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लोड बैलेंसर एसक्यू टाइप। एसक्यू टाइप का मतलब क्या है, बेसिकली आपका लोड बैलेंसर कितने टाइप का आता है। तो दो तरीके के आपको लोड बैलेंसर मिल जाते हैं। पहला आपका आता है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, जो आप देखोगे। ठीक है, आपका आ जाता है सेकंड बेसिक लोड बैलेंसर, जो आप रेयरली ही देखोगे। ठीक है, अब लोड बैलेंसर जो बेसिक लोड बैलेंसर है ये रिटायर भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिशियली रिटायर कर लिया। बट इसकी कोई कुछ कंडीशंस है, अगर कोई अपनी प्रोडक्शन में स्टिल बेसिक लोड बैलेंसर यूज़ करता है तो उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने कोई कंडीशंस डाली होंगी कि इतनी तारीख के बाद ये आपका काम नहीं करेगा, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सो आप इसको माइग्रेट कर लो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर पे। बट फॉर नाउ आप यूजली स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर के साथ ही काम करोगे, बेसिक लोड बैलेंसर आपको कम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो लिंक है यहाँ पे मैंने दिया है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आर्टिकल है। यहाँ पे आपको एज्योर के रिलेटेड जो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए पढ़ने के लिए एज्योर लोड बैलेंसर में, वो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में बताई। ठीक है, अगर आपको इतना आइडिया हो जाता है तो आप मेन प्रोडक्शन के लिए तो आप इतना समझ जाते हो कि लोड बैलेंसर का पर्पस क्या है। या फिर अगर आप किसी रियल वर्ल्ड में कंपनी में काम करने जाते हो तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा लोड बैलेंसर सेटअप करना, नहीं। आपका जो बॉस होगा या आपकी जो टीम होगी वो आपसे ये पूछेंगे कि वी आर प्लानिंग टू सेटअप अ सोल्यूशन, राइट। वो पूछेंगे आपको कि भी हमने एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को हम प्रॉपरली हाईली अवेलेबल कैसे बना सकते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर आपको लोड बैलेंसर पता है कि कैसे काम कर सकता है तो आप आइडिया पिच कर सकते हो कि भी लोड बैलेंसर का हम यूज़ कर सकते हैं। और लोड बैलेंसर एक ऐसी चीज़ है आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। आज के टाइम पे हर कोई लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहा है, चाहे वो AWS का यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, चाहे वो एज्योर का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वेबसाइट्स को अपने ऑन प्रेमाइसिस पे भी रन कर रहे हो, तो भी आप लोड बैलेंसर देखते हो वहाँ पे। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये बेसिक टोपोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम अपना लोड बैलेंसिंग सेटअप करेंगे लैब के अंदर। तो यहाँ पे कुछ
कंपोनेंट्स हैं कि हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क होगा, ठीक है। उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमारा एक सबनेट होगा ये वाला, जिसके अंदर हमारी 2 मशीन्स होंगी। एक का आईपी एड्रेस ये है, एक का आईपी एड्रेस ये है। ये आईपी एड्रेस चेंज हो सकते हैं। फॉर इमेज के लिए मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस ये 10.00.10 और 10.00.11 लिए, बट जब हम लैब सेटअप करेंगे तो प्रॉब्ली ये आईपी एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि हमारी लैब कुछ ऐसी होगी कि हम क्या करेंगे, हमारी ये जो दोनों वर्चुअल मशीन्स हैं, ये हमारी VM1 है, ठीक है, और ये हमारी VM2 है। इन दोनों मशीन्स पे हम क्या करेंगे, एक वेब सर्वर सेटअप करेंगे IIS का, ठीक है। हम एक IIS का यूज करके एक बेसिक वेब सर्वर सेटअप करेंगे जो आपको बेसिक पेज दिखाएगा। उसके बाद हम एक लोड बैलेंसर सेटअप कर लेंगे फ्रंट में, ठीक है। और उसके बाद इन वर्चुअल मशीन्स पे हम पब्लिक इंटरनेट जो है ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि इन मशीन्स को आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट इन मशीन्स पे जाएगी तो वो ड्रॉप हो जाएगी, सिंपल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एज अ यूजर फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, हम अपने लोड बैलेंसर को हिट करेंगे, और जैसे ही हम अपने लोड बैलेंसर को हिट करेंगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट या तो इस सर्वर पे चली जाएगी या फिर ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चली जाएगी। ये बेसिक सेटअप आपका होगा। रियल वर्ल्ड के अंदर और सेटअप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये वर्चुअल मशीन्स ली हैं, राइट। बट रियल वर्ल्ड के अंदर आपको कुछ ऐसा सेटअप हो सकता है कि यहाँ पे लोड बैलेंसर होगा और बैकएंड के अंदर आपके वर्चुअल मशीन की जगह कंटेनर्स हो सकते हैं। अगर आपने डॉकर पढ़ा है, हमने कंटेनर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चैनल पे, तो कंटेनर्स हो सकते हैं बैकएंड के अंदर। कंटेनर्स के ऊपर भी आप लोड बैलेंस कर सकते हो अपने ट्रैफिक को, ठीक है। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है कि आप कंटेनर्स के अंदर जाते हो, कंटेनराइजेशन करते हो, फिर आप ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करते हो। बट फॉर बेसिक लेवल आपको इतना पता होना चाहिए लोड बैलेंसर का पर्पस क्या है और बेसिक लेवल पे लोड बैलेंसर आप कैसे सेटअप करते हो। इससे पहले हम लैब को देखें, एक लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है हमारे लोड बैलेंसर के कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आपके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो आपको 4 चीजें कन्फिगर करनी होती हैं। सबसे पहले आता है आपका फ्रंट एंड IP कन्फिग्रेशन, सेकेंड आपका आता है हेल्थ प्रोब, थर्ड आपका आता है लोड बैलेंसिंग रूल्स, एंड 4 आता है बैकएंड पूल। सबको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फ्रंट एंड IP कन्फिग्रेशन, ये क्या है? ये बेसिकली आपका होता है जिसके ऊपर आपके इंटरनेट से यूजर आपकी रिक्वेस्ट हिट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे फ्रंट एंड पे लोड बैलेंसर के ऊपर ना कोई IP एड्रेस मिलता है, वैन IP, मतलब कि पब्लिक IP मिलता है। एक पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा इसको, ठीक है। इस पब्लिक IP एड्रेस को क्या करते हो, मान लो ये पब्लिक IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल 10.10.10.10, टेक एन एग्जांपल, ठीक है। 10.10.10.10 पे जब आपकी रिक्वेस्ट कोई भी आप भेजोगे तो आपकी सीधी रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर पे हिट हो रही है। बट यूजर्स आपके IP एड्रेस का यूज नहीं करते। जब भी वो वेबसाइट को यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट का नाम डालते हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक DNS रिकॉर्ड बनाओगे इस तरीके से। वो DNS रिकॉर्ड क्या करेगा, इस तरीके से बनेगा, वो टाइप A का रिकॉर्ड बनेगा जो होगा sharmaIT.com, जो कहेगा कि sharmaIT.com को मैप कर दो इस IP एड्रेस से। जिसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी यूजर sharmaIT.com भरेगा तो उसकी रिक्वेस्ट DNS पे जाएगी और DNS से पूछेगी कि भाई sharmaIT.com के पास क्या IP एड्रेस है। DNS रिकॉर्ड बोलेगा कि sharmaIT.com की IP एड्रेस है 10.10.10, तो उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट सीधी इस IP एड्रेस पे जाएगी, फ्रंट एंड IP एड्रेस पे, ठीक है। तो इसलिए आपका फ्रंट एंड IP एड्रेस जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको लोड बैलेंसर के अंदर, ठीक है। समझ गए हमारा पहला जो था ये। सेकंड हमारा हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब का काम क्या होता है? हेल्थ प्रोब का काम होता है ये पता करते रहना टाइमली मैनर में कि बैकएंड में जो लोड बैलेंसर के पीछे जो सर्वर्स पड़े हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अब मान लो बैकएंड में कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको पता तो होना चाहिए एज एन एडमिन, आपको कोई अलर्ट आए या आपको कुछ पता तो लगे कि भाई लोड बैलेंसर के पीछे जो सर्वर पड़े हैं वो अप है, रनिंग है, डाउन है, क्या चल रहा है उनके साथ। तो इसलिए आपका हेल्थ प्रोब आप इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फ़िगर करना। हेल्थ प्रोब के अंदर आप कुछ नहीं बोलते, एक सिंपल सा रूल बना देते हो जिसका काम है कि एवरी 30 सेकेंड्स पीछे जितने भी सर्वर्स हैं उन पे आपकी रिक्वेस्ट भेजो और चेक करो कि उनका एक्सेस अवेलेबल है कि नहीं, मतलब वो काम कर रहे हैं कि नहीं। और हर 30 सेकेंड में ये रिक्वेस्ट आपका हेल्थ प्रोब भेजेगा, लोड बैलेंसर से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ये बैकएंड के हर सर्वर पे,
उससे पूछा जाएगा भाई तू काम कर रहे है कि नहीं, आपका सर्वर बोलेगा हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, तो आपका हेल्थ प्रोब इस तरीके से काम करता है। थर्ड आपका आता है लोड बैलेंसिंग रूल्स। लोड बैलेंसिंग रूल्स बेसिकली क्या कहते हैं, लोड बैलेंसिंग रूल का बेसिक काम होता है कि जब भी आपकी ये यहाँ पे यूजर है, ठीक है, ये लोड बैलेंसर पे जाता है और यहाँ से आपकी ट्रैफिक की रिक्वेस्ट बैकएंड पूल पे जाती है जहाँ पे आपके सारे सर्वर्स पड़े हैं। अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग रूल्स का काम क्या है कि मान लो यूजर ने रिक्वेस्ट डाली sharmaIT.com/images, ठीक है, तो इसमें लोड बैलेंसर देखेगा कि अच्छा यूआरएल के अंदर इमेजेस लिखा है, और यहाँ पे अगर मैंने रूल बनाया होगा कि अगर यूआरएल के अंदर इमेजेस आता है तो उसकी रिक्वेस्ट भेज दो वर्चुअल मशीन 1 पे, और अगर इमेजेस की जगह यहाँ पे वीडियोस हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भेज दो यहाँ पे दूसरे सर्वर पे। तो यहाँ पे रूल्स बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके बेस पे किस तरीके से आपके ट्रैफिक को आगे किधर भेजना है। तो रूल्स का काम ये होता है। हम हेल्थ प्रोब समझ गए, लोड बैलेंसिंग रूल समझ गए। चौथा होता है हमारा बैकएंड पूल। बैकएंड पूल बेसिकली कुछ नहीं है, बैकएंड पूल जहाँ पे आपके सारे सर्वर्स पड़े हैं जिसके लिए आप अपने ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर रहे हो। सिंपल बैकएंड पूल का ये काम है। तो अपने एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। एज्योर पोर्टल पे जाके अपनी मशीन बिल्ड करते हैं, अपना ये लैब एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होगा, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोड बैलेंसिंग को कैसे सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। आपको किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कर लेना और अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना। यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी जो वर्चुअल मशीन वाली सर्विस है इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है अभी, तो जल्दी से एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम सिंपल टेस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको अपनी टोपोलॉजी देख लेनी है। टोपोलॉजी के अंदर क्या है, 2 मशीन्स बनानी है, VM1 और VM2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल VM1 इस तरीके से, और इसको इंडिया रीजन के अंदर डाल देते हैं। और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, क्योंकि हम अवेलेबिलिटी डिस्कस नहीं कर रहे, तो फॉर नाउ इसको नो रिडंडेंसी रिक्वायर्ड इस तरीके से। स्टैंडर्ड आपकी सिक्योरिटी, और सर्वर हम यहाँ पे विंडो सर्वर 2019 ले रहे हैं। लिनक्स सर्वर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विंडो सर्वर पे ही आप लोड बैलेंस कर सकते हो ट्रैफिक, नहीं, डजेंट मैटर बैकएंड में कौन सी इमेज है, लोड बैलेंसर आपका काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइज डिफाइन कर लेना है, और यहाँ पे अपना यूजर नेम दे देते हैं, इस तरीके से पासवर्ड दे देते हैं, और यहाँ पे हम RDP एनेबल करेंगे फॉर नाउ। RDP क्यों एनेबल कर रहे हैं हम, फॉर नाउ हम क्या करेंगे, एक बार हमारी वर्चुअल मशीन्स दोनों सेटअप होगी, जब वर्चुअल मशीन 1 और 2 दोनों जब सेटअप हो जाएंगी, उसके बाद हम दोनों मशीन्स पे RDP के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वेब सर्वर सेटअप कर लेंगे बेसिक सा, और उसके बाद हम इन मशीन्स पे RDP एक्सेस ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, पर हमको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है, तो उसके लिए हम RDP एनेबल कर रहे हैं सिंपल। यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। फॉर नाउ मेरे पास कोई नया वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, उसका नाम रख देते हैं कुछ और, VNet-1। ठीक है, एड्रेस रेंज में सिंपल रखूँगा, सबनेट का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ subnet-a इस तरीके से, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। जो यहाँ पे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की सेटिंग्स मिल रही है उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, कुछ नहीं चेंज करूंगा। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स इस तरीके से छोड़ देंगे, अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस एनेबल कर रहे हैं फॉर नाउ। उसके बाद यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन आता है कि आप यहीं पे लोड बैलेंसर कन्फिगर कर सकते हो। हम अभी लोड बैलेंसर कन्फिगर नहीं करेंगे, हम इसको मैनुअली बाद में कैसे अटैच किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नन कर दूंगा इसको, और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करूंगा सिंपल, और ये आपकी वैलिडेशन रन करेगा सिंपली। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब वेट करते हैं इस मशीन के स्टार्ट होने का, मतलब कि इस मशीन के स्पिन अप होने का, और जैसे ही ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी हम VM2 भी बनाएंगे इसी तरीके से, और उसके बाद वेब सर्वर कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मशीन डिप्लॉय हो चुकी है पहले वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे और वर्चुअल मशीन 2 भी इसी तरीके से डिप्लॉय कर लेंगे सिंपल। जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप टेस्ट, इसका नाम रख दूंगा VM2। इंडिया के अंदर ही डाल रहा हूँ, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होगी हमारी, विंडो सर्वर 2019,
उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे, और RDP एनेबल करेंगे फॉर नाउ। नेक्स्ट नेटवर्किंग के अंदर हम मेक श्योर करेंगे सेम वर्चुअल नेटवर्क हो जिसके अंदर हमारी दूसरी मशीन पड़ी है। सबनेट के अंदर हम सेम सबनेट, और यहाँ पे पब्लिक IP इसको दे देंगे नए वाला जो ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो आपको सेटिंग मिल रही है एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट छोड़ेंगे सब कुछ। लोड बैलेंसर के अंदर हम नन करेंगे यहाँ पे फॉर नाउ। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसी वैलिडेशन कंप्लीट होगी यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करके इसको भी डिप्लॉय कर लूँगा। राइट, तो हमारी दूसरी मशीन भी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे होम पे जाऊँगा, वर्चुअल मशीन्स पे जाऊँगा। सबसे पहले VM1 पे चलते हैं, और VM1 का जो यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस है इसको कर लेते हैं हम कॉपी, या फिर ऐसे करता हूँ, इसको मैं सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ RDP फाइल इस तरीके से। और यहाँ पे ये मेरे को इस तरीके से पासवर्ड मांगेगा अपने लॉगिन करने के लिए VM1 पे, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम रिमोटली कनेक्ट कर देंगे इस मशीन पे। ऑलराइट, तो हम रिमोटली कनेक्ट कर चुके हैं सर्वर पे। तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर जो है हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। पर अगर आपका सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से सर्वर मैनेजर को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट दोबारा नेक्स्ट, और यहाँ पे हमको एक रोल इंस्टॉल करना है जो है हमारा वेब सर्वर IIS। तो इस पर क्लिक करता हूँ, और इस रोल का काम बेसिकली आपको वेब सर्वर की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, दोबारा नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वेब सर्वर की स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा मिनिमाइज जब तक ये हमारा काम कर रहा है VM1। हम इसी तरीके से VM2 पे जाएंगे। VM2 की जो RDP फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे, और VM2 पे भी सेम तरीके से कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारी वर्चुअल मशीन 2 के ऊपर भी हम कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे इसको मैं सर्वर मैनेजर के अंदर दोबारा सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ, मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट और यहाँ पे हमारा वेब सर्वर IIS वाला जो रोल है उसको ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। यहाँ पे ये भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक हमारी VM2 के ऊपर ये इंस्टॉलेशन हो रही है, हम अपनी वर्चुअल मशीन 1 पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन VM1। तो इसको कर दूंगा मैं क्लोज, और यहाँ से इसको भी कर दूंगा मैं सिंपल क्लोज, और यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ और दिस PC के अंदर जाता हूँ, Windows C, और यहाँ पे इनेट पब नाम का फोल्डर मिलेगा, इस पे डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमको www रूट नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है ना इनको कर देते हैं हम सिंपल डिलीट। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख देते हैं index.html। और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके फाइल नेम एक्सटेंशन अनेबल कर लूँगा ताकि मैं .txt पीछे से हटा सकूँ इसके, इस तरीके से, ताकि ये एज एन HTML डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसको, ये वेब सर्वर में वेब ब्राउज़र में ओपन हो गया। हमको इसको नोटपैड के साथ ओपन करना है, राइट क्लिक, ओपन विद, चूज अनदर ऐप, और यहाँ पे मोर ऐप्स के अंदर नोटपैड, ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर हम एक बेसिक HTML वाली लाइन डाल देंगे, H1
ठीक है। तो ये आपको कोई कोडिंग समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बेसिक HTML के लिए हेडर लाइन है। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरे वेब सर्वर पे दिख जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक है, दिस इज VM1। अब VM1 हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि जब हम वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे किस सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने VM1 लिखा है इस तरीके से। इसको कर दूंगा मैं सेव, और यहाँ पे अपना वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। और यहाँ पे अपने लोकल होस्ट पे 127.0.0.1 ये टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ मैं फॉर नाउ। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा वेब सर्वर काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने ये डाला तो यहाँ पे ये HTTPS पे चली गई मेरी रिक्वेस्ट, HTTP पे जानी चाहिए थी। यहाँ पे जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट गई, ये क्या आ रहा है, दिस इज VM1, मतलब कि हमारा वेब सर्वर जो है काम कर रहा है और हमारा पेज दिखा रहा है जो इसे दिखाना चाहिए। सेम चीज़ मैं अपनी VM2 पे भी करूँगा। VM2 पे भी हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है। यहाँ पे अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, दिस PC में जाते हैं, विंडोज C, इनेट पब, www रूट, और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं इनको कर देते हैं हम डिलीट, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन एनेबल कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख देंगे हम index.html। मेक श्योर index.html हो, index.html.txt ना हो। ठीक है, यस, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद, चूज अनदर ऐप, मोर एप्स, नोटपैड, ओके, ताकि ये नोटपैड में ओपन हो जाए। यहाँ पे हम डाल देंगे H1 इस तरीके से, दिस इज VM-2, सेव कर देंगे इसको और क्लोज कर देंगे। और सेम ही तरीके से यहाँ पे भी हम वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और बेसिक सा टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से और यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं हम अपनी HTTP 127.0.0.1 index.html इस तरीके से, और यहाँ पे मेरी दिस इज VM2, मतलब कि हमारी VM1 और VM2 दोनों अब वेब सर्वर होस्ट कर रही हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, रियल वर्ल्ड के अंदर अब फॉर नाउ हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐसा HTML पेज बनाया जो अलग अलग डाटा दिखा रहा है, बट रियल, क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी है, राइट, बट रियल वर्ल्ड के अंदर आपका दोनों साइड वेब सर्वर में सेम इंफॉर्मेशन रन कर रही होगी, ताकि आप ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप नहीं चाहते कि भी एक मशीन आपकी डिफरेंट वेबसाइट ही होस्ट करी जा रही है, दूसरी आपकी डिफरेंट ही होस्ट करी जा रही है, और एक यूजर को कुछ दिख रहा है वेबसाइट पे और एक को कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए रियल वर्ल्ड के अंदर। बट बिकॉज वी आर टेस्टिंग, सो हमको पता तो होना चाहिए ना कि सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज सेटअप किया। तो चलिए अब एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और अपने लोड बैलेंसर को कन्फिगर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर दूंगा मैं और फायरफॉक्स को ओपन करूंगा और यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर सर्विस को सर्च करूंगा जिसका नाम होगा लोड बैलेंसर। इस तरीके से जैसे ही सर्च करूंगा पहले नंबर पे ही आपका आ जाएगा लोड बैलेंसर, सिंपल, जिस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट, और यहाँ पे आपके पास दो टाइप के लोड बैलेंसर दिख जाएंगे आपको, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। अब स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, अब एक हमने अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे SKU टाइप जो है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर की और बेसिक की। जैसे कि मैंने बोला था, बेसिक लोड बैलेंसर आप दोबारा नहीं बना सकते। अब पहले अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उनको डेडलाइन दे दी गई होगी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कि भाई आप अपने बेसिक लोड बैलेंसर को माइग्रेट कर दो स्टैंडर्ड पे, बट नए बेसिक लोड बैलेंसर नहीं बन सकते, तो इसलिए यहाँ पे रिटायर्ड मैंने मेंशन किया। एक अगला टाइप है वो है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, जब आप नेटवर्क अप्लायंस जो होते हैं, वर्चुअल अप्लायंस, फिजिकल अप्लायंस नहीं, जैसे आपके राउटर्स होते हैं ना फिजिकल राउटर्स, वैसे ही आपके नेटवर्क मतलब वर्चुअलाइज्ड राउटर्स भी होते हैं, तो उनके लिए अगर आपको लोड बैलेंसर बनाना है तो आप गेटवे लोड बैलेंसर बनाते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक करने वाले हैं बैलेंस, राइट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर को चूज करूंगा और
यहाँ पे ये मेरे को क्रिएट अ लोड बैलेंसर डैशबोर्ड पे ले आएगा, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिसोर्स ग्रुप अपना टेस्ट नाम का जो है उसको चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लोड बैलेंसर कुछ इस तरीके से, ठीक है। लोकेशन मेरा रीजन जो है वो सेंट्रल इंडिया इसलिए रख रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी जो वर्चुअल नेटवर्क है वो उस लोकेशन में भी है, राइट। और सेकंड रीजन मेरा सेंट्रल इंडिया रखने का ये है कि भाई आप उस जगह अपने लोड बैलेंसर या अपने वेबसाइट के रिसोर्सेज रखो जहाँ पे आपका ट्रैफिक आएगा, राइट। अब ऐसा ना हो कि मैंने रिसोर्सेज अपने रखे हैं यूएस के अंदर और आपका ट्रैफिक हैविली आना था इंडिया से, तो उस प्रॉब्लम में लेटेंसी का आप देख सकते हो कि भी हाँ रिसोर्स आपके दूर है, राइट। सेकंड आपका कंप्लायंस भी होता है, कई बार आप नहीं चाहते कि आप किसी और कंट्री के रीजन के अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करें, तो इसलिए आपको ये जो है ये आपको उसके बेस पे डिफाइन करता है। एसकेओ टाइप हम स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं तो स्टैंडर्ड चूज करूंगा। टाइप पब्लिक या इंटरनल, हम पब्लिक चूज करेंगे क्योंकि हम इस लोड बैलेंसर को इंटरनेट पे एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जैसे मैंने पब्लिक चूज किया, गेटवे वाला जो है ना ये ग्रेड आउट हो गया। तो यहाँ पे एक नोट लेने वाली ये भी बात है कि गेटवे लोड बैलेंसर आपका पब्लिक नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरनल हो सकता है। इंटरनल जो आपका इंटरनेट पे एक्सपोज ना हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होता, सिंपल। इंटरनल का मैं आपको बेसिक डायग्राम दिखा दूंगा किस सिनेरियो में आपकी जरूरत पड़ती है, बट फॉर नाउ हम यहाँ पे पब्लिक चूज करेंगे, स्टैंडर्ड चूज करेंगे, उसके बाद रीजनल ऑप्शन चूज करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी पावर पॉइंट में ले जाऊँ तो यहाँ पे मैंने बताया था 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट एंड, हेल्थ प्रोब, लोड बैलेंसिंग रूल्स एंड बैक एंड पूल। तो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पहली चीज है, तो यहाँ पे ऐड अ फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को नाम देना है इसका लोड बैलेंसर फ्रंट एंड, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताना है कि इसके ऊपर आपको IPv4 एड्रेस देना, IPv6, इट डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस चूज करते हो जो आपके पास है। फॉर नाउ मैं यहाँ पे VM वाले आईपी एड्रेसेस नहीं चूज करूंगा, मैं एक नया बना लूंगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और उसका नाम देते हैं लोड बैलेंसर पब आईपी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके रिडंडेंसी दे सकते हो अपनी आईपी एड्रेसेस को, तो यहाँ पे नो जोन रिडंडेंसी दे रहा हूँ, सेव कर दूंगा यहाँ पे और इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस लग जाएगा यहाँ पे सेव। तो यहाँ पे आपके फ्रंट एंड पे एक आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बैकएंड पूल्स। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका बैकएंड पूल का ऑप्शन आता है। मतलब कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल आपकी जो वर्चुअल मशीन्स बनाई है ना आपने दो, उनको यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक पूल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन्स जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐड होंगी। बट फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर नाउ यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं सिंपल कैंसिल, ठीक है। यहाँ से करना ईजी है बट आपको मैं लोड बैलेंसर के अंदर से कैसा किया जाता है वो दिखाऊंगा, ताकि आप लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, मतलब बाद में उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उससे कंफर्टेबल हो जाए। नेक्स्ट इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स आपके होते हैं। इनबाउंड एंड रूल्स, लोड बैलेंसिंग रूल्स क्या होंगे। फॉर नाउ इसको भी एज इट इज छोड़ूंगा, आउटबाउंड रूल्स भी एज इट इज छोड़ूंगा, टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट, और सिंपल यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर मैं क्रिएट कर दूंगा। तो वेट करते हैं इसके वैलिडेशन का और क्रिएट पे क्लिक करते हैं और आपकी जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी लोड बैलेंसर की। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि बैक एंड पूल्स, इनबाउंड रूल्स एंड आपके बाकी रूल्स कैसे कन्फिगर किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा, सीधा लोड बैलेंसिंग की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको दिखा देगा ये कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सिक्योर कैसे करना है, हाई लेवल वगैरह वगैरह, राइट। बट फॉर नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लोड बैलेंसर के ऊपर, फ्रंट एंड आईपी एड्रेस क्या है। बट यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें निल दिख रही हैं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। सेटिंग्स में जाता हूँ, फ्रंट एंड आईपी में जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास एक फ्रंट एंड आईपी है। बट रिमेंबर मैंने स्लाइड में बताया था हम मल्टीपल आईपीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे ना तो एक और आईपी भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका बैकएंड पूल। अब बैकएंड पूल के अंदर क्या होते हैं हमारे, बैकएंड पूल के अंदर हमारे सिंपली ये जो मशीन्स हैं ये बैकएंड पूल का पार्ट है। तो बैकएंड पूल को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा, पूल का नाम दूंगा बैक एंड दे देते हैं इसको पूल, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये वर्चुअल नेटवर्क बोलेगा
कि कौन से वर्चुअल नेटवर्क को आप चूज करना चाहते हो इस पूल के लिए। तभी मैंने दोनों वर्चुअल मशीन्स, अगर आप देखोगे ये दोनों वर्चुअल मशीन सेम ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डाली है, ठीक है। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एक ही है। अब क्यों इसलिए किया था मैंने, क्योंकि आपको यहाँ पे बैकएंड पूल उस तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क में डाल देता तो मेरे को दिक्कत आती, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाला है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे उसके बाद एक बार आपने बैकएंड पूल के लिए वर्चुअल नेटवर्क चूज कर लिया, तो ये आपको उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस या फिर नेटवर्क इंटरफेसेस पड़े हैं वो आप यहाँ पे दिखा देगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों टाइप से आपकी मशीन से उठा सकता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस के नाम से भी उठा सकता हूँ, आईपी एड्रेस के नाम से भी उठा सकता हूँ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से उठाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। आईपी एड्रेस प्रॉब्ली चेंज भी हो सकता है अगर आपने उसको डायनेमिकली कन्फिगर किया। तो यहाँ पे निक का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये मेरे को ऑटोमेटिकली दिखा देगा कौन कौन सी दो वर्चुअल मशीन्स हैं। दोनों को चूज कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं सिंपल और कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली आपके लोड बैलेंसर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं थोड़े से, तो ये इसको डिप्लॉयमेंट बोलता है। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का और उसके बाद हमारी दोनों वर्चुअल मशीन्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी जैसी आपको डायग्राम में दिख रही है। तो हमने क्या क्या कन्फिगर कर लिया, हमने फ्रंट एंड आईपी कर लिया, हमने लोड बैलेंसिंग, हमने बैक एंड पूल कर लिया। अब हमारा रह गया हेल्थ प्रोब एंड लोड बैलेंसिंग रूल्स। तो इनको कन्फिगर करते हैं एक बार हमारी ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी बैकएंड पूल की डिप्लॉयमेंट हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों वर्चुअल मशीन्स आ गई हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे आईपी एड्रेस के बेस पे नहीं किया था हमने, नेटवर्क इंटरफेस के बेस पे किया था, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, बट ये डायनेमिकली असाइन की गई हैं आईपी इन मशीन्स को, ठीक है। अगर आपकी मशीन रिबूट होती है तो ये आईपी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने बेस्ड ऑन निक्स, जब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था ना, तो बेस्ड ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में चूज कर रहा था, ना कि आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका जो है वो चेंज हो सकता है, तो दैट्स समथिंग यू डू नॉट वांट, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपको ये बताता रहता है स्टेट क्या है, रनिंग है, शटडाउन में है, कैसे है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऐड का ऑप्शन स्टिल आ रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि भाई आप एक और बैकएंड पूल बना सकते हो डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के लिए। नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ ना और कोई नया देता हूँ नाम फॉर एग्जाम्पल, पर यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक ही वर्चुअल नेटवर्क के साथ हम बैकएंड पूल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट पूल्स बना दिए, नहीं। नेक्स्ट हमारा हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, हेल्थ प्रोब के अंदर जाऊँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा और इसका नाम दे देंगे बेसिक टेस्ट, इस तरीके से। ये बेसिकली क्या करेगा, पोर्ट 80 पे टीसीपी की रिक्वेस्ट भेजेगा हर 5 सेकंड बाद, ठीक है। और अगर बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है कि पोर्ट 80 पे जाना है, बैकएंड में जितने भी सर्वर है ना उन पे, उनके पोर्ट 80 पे जाके चेक करना है कि भाई तुम अप हो कि नहीं, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नहीं। अगर वो बोलेगा मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ये बोल देगा भाई ये वाला सर्वर डाउन है, अगर वो बोलेगा मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो ये वाला सर्वर अप है। सिंपल बेसिक हेल्थ प्रोब का काम क्या है, ठीक है। बट दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, HTTP, HTTPS। मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कोई ये पाथ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से sharmaIT.com/URL, राइट। अब आपको चेक करना कि ये जो /URL वाला है, ये जो पार्ट है ये अप एंड रनिंग है कि नहीं। तो आप इस तरीके से बेसिक टेस्ट कर सकते हो कि बैकएंड पे जाओ पोर्ट 80 पे और /URL डाल के देखो कि वो अप एंड रनिंग है कि नहीं। तो इस तरीके से आप हेल्थ प्रोब सेटअप कर सकते हो। सेम फॉर HTTPS, पोर्ट 443 पे जाओ, अगर डिफरेंट पोर्ट पे रन करो डिफरेंट पोर्ट, बट बेसिक जो फंडा है इसका यही है कि ये पता करना कि भी आपका पोर्ट अप है, आपका वेब सर्वर बैकएंड में अप है कि नहीं, ठीक है। तो सेव कर देते हैं इसको। हर 5 सेकंड में ये बेसिकली मेरे सर्वर पे बैकएंड में जितने भी हैं उन पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट आपकी प्रोब की स्टार्ट होगी। अब मेन पार्ट जो है वो है आपका यहाँ पे लोड बैलेंसिंग रूल्स। लोड बैलेंसिंग रूल्स क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग रूल्स बताते हैं कि भाई आपका ट्रैफिक कैसे लोड बैलेंस किया जाएगा। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, लोड बैलेंसिंग के लिए बेसिक रूल बनाना दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे रूल का नाम दे दूंगा रूल 1। यू कैन गिव इट एनीथिंग यू वांट, राइट। यहाँ पे फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, ये हमारे लोड बैलेंसर को जो हमने पब्लिक आईपी एड्रेस दिया था ना वो यहाँ पे हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे नाम दिया मैंने लोड बैलेंसर फ्रंट एंड आईपी, राइट, दैट वन।
पर बैकएंड पूल बताना है कि भाई बैकएंड पूल कौन सा होगा। इस रूल को जब चूज किया जाएगा लोड बैलेंसर के द्वारा तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, तो यहाँ पे आप ये बैकएंड पूल जो हमने बनाया था सिंपल सा उस पर डाल दी जाए। उसके बाद प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल होगी, वेब सर्वर टीसीपी पे काम करते हैं तो टीसीपी चूज करूंगा। पोर्ट, यहाँ पे मेरे को फ्रंट एंड मेरा लोड बैलेंसर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, मेरा लोड बैलेंसर पोर्ट 80 पे लिसन करवाना चाहता हूँ। कोई भी पोर्ट रख सकते हो, 80, 90, 443, बट जनरली आप देखोगे ना वो यही होता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट HTTP पे जा रही है तो 80 होता है, अगर HTTPS पे जा रही है तो 443। हम HTTPS का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल HTTP का काम कर रहे हैं तो पोर्ट 80 डाल दूंगा। बैकएंड में जितने भी सर्वर्स हैं मेरे पोर्ट 80 पे रन कर रहे हैं तो पोर्ट 80 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ प्रूफ बेसिक जो हमने बनाया था वो है। सेशन परसिस्टेंस क्या होती है, सेशन परसिस्टेंस अगर बेसिक लेवल पे मैं बताऊं कुछ इस तरीके से होती है। तो मैं स्लाइड को ना ओके लेट मी, ओके सेशन परसिस्टेंस क्या है। तो सेशन परसिस्टेंस का बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि मान लो ये यूजर है बॉब, ठीक है, बॉब ने शर्मा आईटी एक्सेस की, ठीक है, शर्मा आईटी एक्सेस करके आपके लोड बैलेंसर ने बॉब की रिक्वेस्ट को इस सर्वर पे भेज दिया, ठीक है। अब अगर आपने सेशन परसिस्टेंस वाला जो है अनेबल किया हुआ फीचर, इसका मतलब क्या है, लोड बैलेंसर देखता रहेगा कि बॉब किस सर्वर से बैकएंड में बात कर रहा है। अब मान लो बॉब एक और अपना न्यू टैब ओपन करता है अपने वेब ब्राउजर में और न्यू टैब से दोबारा शर्मा आईटी को विजिट करता है, तो आपका जो ये लोड बैलेंसर है ये पहचान लेगा कि भाई बॉब की दोबारा रिक्वेस्ट आई है, पर इस टाइम क्योंकि सेशन परसिस्टेंस अनेबल है वो दोबारा बॉब की रिक्वेस्ट को सेम ही बैकएंड सर्वर पे भेज देगा, इस पे नहीं भेजेगा। तो सेशन परसिस्टेंस का काम ये है कि वो हर सेशन को मॉनिटर करता है लोड बैलेंसर और देखता है कि करंटली उस यूजर की किस बैकएंड सर्वर से बातचीत चल रही है और जिसके साथ चल रही है तो सारा ट्रैफिक उसी को भेज दिया जाएगा। सेशन परसिस्टेंस का काम ये होता है। सेशन परसिस्टेंस अच्छा इसलिए माना जाता है कि भी आप लॉगिंग वगैरह इजीली होती है आपकी, ठीक है, सेशन कुकीज वगैरह आपको बार बार आपको सेशन न्यू नहीं जनरेट करना पड़ता, ये सारी चीज़ों का झंझट नहीं होता, तो सेशन के लिए आपके पास ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो फॉर नाउ यहाँ पे मैं नन कर दूंगा, बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि बेस्ड ऑन सोर्स आईपी करना चाहते हो, सोर्स आईपी प्रोटोकॉल किस तरीके से आप सेशन परसिस्टेंस अनेबल करना चाहते हो। मतलब कि आपके जो बॉब का आईपी एड्रेस होगा ना उसके आईपी एड्रेस के बेस पे आप बोल सकते हो कि अगर इस आईपी एड्रेस से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको सेमी बैकएंड सर्वर पे भेज जाओ क्योंकि वो इसी सर्वर से बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए सेशन परसिस्टेंस होती है। आइडल टाइम आउट बेसिकली आपका कनेक्शन कितने टाइम के बाद खत्म हो जाए, मतलब कि आइडल स्टेट में चला जाए। मतलब कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की google.com फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैंने google.com ऐसे अनेबल की। अब मैं google.com पे अनेबल करके मैंने न्यू टैब ओपन किया और यहाँ पे मैं एज्योर पे काम करने लग गया। अब यहाँ पे google.com ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, मतलब पर मैं google.com पे कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, 4 मिनट बाद अगर मैंने आइडल अनेबल किया हुआ है यहाँ पे तो 4 मिनट बाद ये वाला जो सेशन है ये बेसिकली एक सस्पेंडेड स्टेट हो जाएगी कि भाई 4 मिनट बाद उससे दोबारा कुकीज वगैरह की इंफॉर्मेशन मांगो या जैसे भी आपने वेबसाइट पर आइडल का काम ये होता है कि 4 मिनट बाद वो बोल देता है कि भाई आपका ट्रैफिक अब भाई इस बैकएंड सर्वर पे नहीं जा रहा, हम किसी और पे भेज देंगे क्योंकि आप आइडल स्टेट में चले गए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन है अनेबल फ्लोटिंग आईपी, अनेबल टीसीपी रीसेट। अनेबल फ्लोटिंग आईपी एक नया फीचर इन्होंने डाला, पहले नहीं होता था। विदाउट फ्लोटिंग आईपी ये आपको बता देगा क्या होता है, राइट। उसके बाद आपके पास आता है आउटबाउंड सोर्स नेट, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है रिकमेंडेड हम इसको चूज करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका लोड बैलेंसिंग रूल जो बेसिक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। बेसिक रूल आपका क्या कहता है कि इस आईपी पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी उसको बैकएंड के किसी भी सर्वर पे भेज दिया जाए। अगर व्यू डिटेल्स करोगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा। तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ तैयार हो गया, राइट, अपना सेटअप बिल्कुल क्रिएट हो चुका है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। एक चीज़ मिसिंग है, वो है हमारी, मतलब दो चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वाली वीडियो देखी तो आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक हम क्या मिस कर चुके हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। बट एक चीज़ जो मिसिंग है वो है हम यहाँ पे अपना RDP का एक्सेस डिसेबल करने वाले हैं, ठीक है। हम पे पब्लिक एक्सेस बेसिकली इस पर डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, होम पे जाता हूँ, वर्चुअल मशीन्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरी VM1 है इसके अंदर हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे
और यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क कार्ड है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मेरी पब्लिक आईपी है एज यू कैन सी, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये, सॉरी ये तो डायनेमिक है, लेट मी सबनेट वर्चुअल नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे ये मेरी VM1 वाली आईपी है, इसको कर दूंगा मैं सिंपल डी एसोसिएट, यस। तो यहाँ पे ये सिंपल मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर से हट जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ हम करेंगे VM2 के साथ भी, ताकि हम इस मशीन को इंटरनेट से एक्सेस ना कर सके। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम हटा चुके हैं, पब्लिक आईपी नहीं है मेरी वर्चुअल मशीन पे, ठीक है। अगर मैं VM1 पे जाऊँ ना, ओवरव्यू में जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये पब्लिक आईपी नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पे, इस जो कि सही है। सेम चीज़ VM2 पे जाएंगे और यहाँ पे मेरे को ये पब्लिक आईपी दिखा रहा होगा, तो इस पर क्लिक करता हूँ, ओवरव्यू में जाते हैं और डी एसोसिएट कर देते हैं इसको भी सेम। तो यहाँ पे हमने VM2 से भी आईपी हटा दी। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे को एरर आ गया VM1 के साथ, क्योंकि इंटरनेट पे इनेबल नहीं है। सेकंड आप देखोगे ये इसके साथ भी एरर आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये भी इंटरनेट से डिसेबल हो चुकी है। एक काम हो गया अब, मतलब कि हमारी जो इंटरनेट से मशीन है ये एक्सेसिबल नहीं है। सेकंड, हमको एक चीज़ एनेबल करनी है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमको चेंजेस करने हैं। तो VM1 के अंदर जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या कहता है। मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहता है कि भाई अलाउ करो RDP को इंटरनेट से, बाकी सब कुछ डिनाई करो। बट हम तो वेब सर्वर का ट्रैफिक भी अलाउ करना चाहते हैं इस पर, राइट। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, इनबाउंड पोर्ट रूल पे क्लिक करूंगा मैं, ये VM1 के लिए कर रहा हूँ मैं। एनी सोर्स कुछ भी हो, ठीक है, सोर्स रेंज कोई भी हो सकती है। डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन भी, हाँ डेस्टिनेशन जो है एनी कर देंगे और पोर्ट हम डाल देंगे 80। आई गेस HTTP का ऑप्शन होगा इस तरीके से, और यहाँ पे अलाउ करेंगे हम, अलाउ HTTP, इस तरीके से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, जो नेटवर्क इंटरफेस है ना मेरा VM1 का, उसके ऊपर एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, उसके ऊपर मैंने अलाउ कर दिया कि भी HTTP की कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसको अलाउ कर दे। सेम चीज़ हम VM2 के साथ करने वाले हैं। VM2 पे जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। अब अगर आपको नहीं पता कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, देन यू हैव मिस्ड वन टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं इससे पहले कि आप इसको फर्दर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, इनबाउंड रूल पे क्लिक करूंगा, सोर्स एनी होगा, डेस्टिनेशन एनी, HTTP पे डाल रहे हैं हम रिक्वेस्ट सारी, और अलाउ करेंगे यहाँ पे अलाउ HTTP ऐड, और यहाँ पे ये सॉरी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अब मेरा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अगर इंटरनेट से मैं लोड बैलेंसर पे कोई रिक्वेस्ट डालूंगा तो वो मेरी बैकएंड पे जानी चाहिए। लोड बैलेंसर का आईपी क्या था, लोड बैलेंसर पे जाते हैं और इसका आईपी उठा लेते हैं, इसका फ्रंट एंड, और ये इसका फ्रंट एंड आईपी था। तो अगर मैं यहाँ पे HTTP इस तरीके से डालूँ 80/index.html, तो ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई, दिस इज VM1, ठीक है। अब मैंने सेशन परसिस्टेंस एनेबल नहीं की थी, तो आई गेस, जो कि हर बार काम नहीं करता, बट वी कैन ट्राई कि लेट्स सी मेरी VM2 पे रिक्वेस्ट जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ इस तरीके से। लोड बैलेंसर का ये IP एड्रेस है, ये लोड बैलेंसर का IP है, ठीक है, और एंटर मारते हैं। तो अभी भी मेरी VM1 पे जा रही है, बट अगर मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और वेट करने के बाद दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो प्रोबेबल चांसेस है मेरी VM2 पे रिक्वेस्ट चली जाए, उसको हम राउंड रॉबिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं राइट नाउ सेम ही मशीन से, सेम ही सिस्टम से बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो प्रॉब्लली ये बार बार मेरी रिक्वेस्ट VM1 पे भेज रहा है। बट अब मैंने दोबारा इसको रीलोड किया तो मेरी VM2 पे रिक्वेस्ट चली गई,
यहाँ पे VM1 पे गई थी। सो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जो है प्रॉपरली लोड बैलेंस हो रहा है एज वी एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से आपका जो है लोड बैलेंसर काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोड बैलेंसर को सेटअप करते हो और इस तरीके से ट्रैफिक को आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।